सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक्स अपना पेपर है और इस पेपर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अपना चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में हमने पीछे की क्लासों में तर्क द्वारों के बारे में चर्चा की थी। आज हम बूलिया प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले इसकी परिभाषा है, द्विआधारी तर्कों के बीजगणित को बूलियन बीजगणित कहते हैं। द्विआधारी चरों को अक्षरों A, B, C, D द्वारा व्यक्त करते हैं। इन चरों के केवल दो मान होते हैं जो कि 1 व 0 होते हैं। ये सामान्य तर्क के सत्य व असत्य अथवा हाँ या नहीं को निरूपित करते हैं। परिपथ में ये तर्क जो है ये विभिन्न वोल्टता स्तर, स्पंद की उपस्थिति या अनुपस्थिति एवं ऑन व ऑफ अवस्था से प्रतिरूपित होते हैं। बूलियन बीजगणित के कुछ नियम हैं। इन नियमों में पहले जो नियम हैं ये सामान्य बीजगणित से संबंधित हैं। ये नियम निम्न प्रकार हैं। पहला है आपका क्रम विनिमय का नियम। तो हमने चर्चा की थी तर्क द्वारों की। उनमें मूलभूत तर्क द्वार थे और गेट एवं एंड गेट। तो और गेट व एंड गेट में जो दो निवेशी थे, इन निवेशों के क्रम में परिवर्तन करने पर निर्गम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात यदि एंड व और गेट के अंदर एक निवेशी उच्च अवस्था का है और दूसरा निवेशी जो है वो निम्न अवस्था का है, तो कौन सा निवेशी पहले है और कौन सा निवेशी बाद में है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परिणाम निर्गत जो है वो हमेशा समान रहेगा। चाहे पहला निवेशी उच्च में हो, दूसरा निम्न में हो, या पहला निम्न में हो, दूसरा उच्च में हो। तो इस प्रकार बूलियन बीजगणित जो है ये क्रम विनिमय के नियम का पालन करती है। इसको निम्न प्रकार दिखा सकते हैं, a + b = b + a और a.b = b.a। पहली समीकरण जो है ये आपकी और संक्रिया को दर्शाती है, जबकि दूसरी समीकरण जो है वो एंड संक्रिया को दर्शाती है। तो एंड एवं और गेट जो है ये क्रम विनिमय के नियम का पालन करते हैं। दूसरा जो नियम है ये है साहचर्य का नियम। साहचर्य के नियम के अनुसार बूलियन व्यंजक में चर जो है ये किस अनुक्रम में समूहित है, इसका निर्गम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी इनका क्रम जो है वो आगे पीछे हो सकता है। जैसे और संक्रिया है तो और संक्रिया के अंतर्गत मान लीजिए 3 निवेशी है A, B और C। तो पहले ये और संक्रिया जो है ये B और C में लगी है यहाँ पे, और यहाँ पे पहले जो है वो A और B में लगी है, C बाद में आया है, यहाँ A बाद में आया है। लेकिन इनका जो परिणामी जो होगा वो इन तीनों का समान होगा, कोई फर्क नहीं आएगा। इसी प्रकार एंड संक्रिया के लिए है, ABC की संक्रिया है तो पहले BC में एंड संक्रिया लगा के फिर एक के लिए एंड संक्रिया काम में लेते हैं, या पहले AB में लगा के फिर C के लिए काम में लेते हैं, तो परिणाम जो है वो समान ही आएगा, परिणाम में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इस प्रकार बूलियन प्रमेय जो है ये साहचर्य के नियम का पालन करती है। तीसरा जो आपका नियम है ये है वितरण का नियम। इसके अनुसार
समूह को वितरित करने पर बूलियन व्यंजक जो है वो अप्रभावी रहता है। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है आपको ए बी प्लस सी है, तो ए जो है बी और सी में समान रूप से वितरित हो जाता है। ए इसका जो परिणाम हमें मिलता है वो ए बी प्लस ए सी के रूप में मिलता है। तो ये वितरण का नियम है, और वितरण नियम बूलियन प्रमेय जो है ये वितरण नियम का पालन करती है। इसके पश्चात दूसरे जो नियम आते हैं ये है आपके एकल चर के आधारभूत नियम। ये नियम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका और संक्रिया के लिए, दूसरा है एंड संक्रिया के लिए, और तीसरा जो नियम है ये है आपका पूरक नियम। तो और संक्रिया के लिए जो नियम है उसमें है निवेशी ए में यदि किसी निवेशी में शून्य जोड़ा जाए तो निवेशी निर्गत जो है वो ए ही प्राप्त होता है, और यदि शून्य कह दो या निम्न स्तर कह दो तो निवेशी जो है वो ए मिलेगा। इसी प्रकार दूसरी संख्या में ए प्लस 1 का हमें 1 मिलेगा। नेक्स्ट के अंदर दो निवेशी एक जैसे हैं तो निर्गत भी इन्हीं के समान ही होगा, जो एक निवेशी है उसके समान होगा। दोनों निवेशी एक समान है लेकिन निर्गत जो है वो सिंगल होगा। और यदि दो निवेशी इस प्रकार है कि दूसरा निवेशी जो है वो पहले निवेशी का पूरक है तो निर्गत जो है वो एक होगा। इसी प्रकार एंड संक्रिया के लिए यदि एक निवेशी ए और दूसरा निवेशी शून्य है तो निर्गत जो है वो शून्य होगा। पहला निवेशी ए है, दूसरा निवेशी एक है तो निर्गत ए होगा। दोनों निवेशी ए हैं तो निर्गत भी ए होगा। और यदि पहला निवेशी और दूसरा निवेशी पहले निवेशी का पूरक है तो निर्गत जो है वो शून्य होगा। और तीसरा जो नियम है ये पूरक नियम है। इसके अनुसार जो निवेशी है निर्गत उसका पूरक प्राप्त होगा। तो ये सामान्य नियम थे, एकल चर के आधारभूत नियम थे। नेक्स्ट आपका आता है अवशोषण का नियम। अवशोषण का जो नियम है ये एकल चर के आधारभूत नियमों का उपयोग करते हुए काम में लिए गए हैं। तो इसको थोड़ा आप ध्यान से उन समीकरणों को सामने रखते हुए काम में लेंगे। जैसे इसमें पहला है आपका ए प्लस ए बी, तो इसके अंतर्गत आपके आ जाता है। तो इसमें हमें जो एकल चर के आधारभूत नियम हैं ये काम में लेने होंगे। इन नियमों के अंतर्गत अपने सबसे पहले जैसे ये है ए प्लस ए बी, तो इनमें अपन सामान्य तो ये देख सकते हैं ए बाहर आ गया तो 1 प्लस बी बच गया है। और यहाँ 1 प्लस बी में जो समीकरण 5 थी अपने पास, ये समीकरण 5 है। जैसे इसको इस रूप में लिखा है तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, वहाँ से आया है। इसके पश्चात ये जो समीकरण 7 है ए प्लस 1 बराबर 1, तो ए प्लस 1 का मान 1 हो गया। तो ये दोनों समीकरण जो है ये काम में ली गई है, देखते हैं। तो यहाँ समीकरण 5 आई आपकी, फिर ये इसका जो हल है वो समीकरण 7 से 1 प्राप्त होता है, और फिर आपका ए डॉट 1 जो है ए बन जाता है। तो इस प्रकार ए प्लस ए बी का मान जो है वो ए मिल गया। इसे हमने समीकरण 15 दे दी है। दूसरा जो नियम है उसके अकॉर्डिंग ए प्लस ए बार बी है। यहाँ हमने इस ए के साथ एक को व्युत्पन्न कर दिया है, क्योंकि जिस प्रकार यहाँ से ये लिख सकते हैं वैसे यहाँ से ये लिख सकते हैं। तो इस ए को हमने ए डॉट 1 लिख दिया है। अब इस 1 को भी जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस बी का 1 बना है, वैसे इस 1 का 1 प्लस बी बन जाएगा। एकल चर के आधारभूत नियम जो अपने पास समीकरण पीछे हैं उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ आपका ए प्लस ए बी बन गया, वितरण हो गया है। वही बिल्कुल ये वाली सिस्टम है, अपोजिट में चल रहा है। अब इन दोनों में आपके बी कॉमन आ गया है,
इन दोनों में, तो ए प्लस ए बार बच गया। ए प्लस ए बार जो है ये समीकरण 9 से देखिए क्या है। समीकरण 9 से ए प्लस ए बार का मान 1 है, तो ये मान 1 हो जाता है और बी डॉट एक बी बन गया है। तो ए प्लस ए बार बी जो है वो ए प्लस बी बन गया है। इसे हमने समीकरण 16 दे दी है। तीसरा जो नियम है वो ए प्लस ए बी बार है। यहाँ पे ए बार बी था, यहाँ पे ए बी बार है, तो यहाँ आपका आ जाता है, यही ए है, ए के पास हमने एक को व्युत्पन्न किया है आधारभूत नियमों से, ये आपका एज इट इज़ बाहर आ गया। इस एक की जगह एक प्लस बी बच गया है, प्लस ए बी बार है। यहाँ एक का अंदर गुणा हो गया है उन्हीं नियमों से। यहाँ अब आपका एक कॉमन आ गया है और ये आपका एक बन गया है, और ए प्लस ए जो है वो एक है समीकरण 8 से। तो ए प्लस ए बी बार जो है इसका मान ए बन गया, समीकरण 17 दे दी है। चौथा जो अवशोषण का नियम है उसके अनुसार ए प्लस बी गुणा ए प्लस सी को देखते हैं। तो पहले इस ए का इन दोनों में गुणा है, फिर इस बी का इन दोनों में गुणा है। यहाँ पे आपका ए डॉट ए जो है वो ए बन गया है। ये मैंने सामने लिख रखे हैं कि किस समीकरण आधारभूत नियम से वे हैं, तो ये समीकरण लगा रखे हैं। ए प्लस ए ये आपका ए हो गया, ये आपका ए सी ए बी ए सी आ गया, इन दोनों में ए बाहर आ गया, 1 प्लस सी बन गया है, ये एच टी आ गए, 1 प्लस सी 1 बन गया है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट में अब ए डॉट 1 ए बन गया, फिर ये आपके एच टी हैं, इन दोनों में आपके ए बाहर आ गया है, ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी बी 1 बन गया, और इधर वाला आपका बी सी चल रहा है तो ए प्लस बी सी हो गया। तो इस प्रकार ए प्लस बी और ए प्लस सी जो है वो ए प्लस बी सी बन जाते हैं। ये आपकी समीकरण 18 है। तो ये आपके अवशोषण के नियम थे। तो ये अपनी बूलियन बीजगणित से संबंधित मैटर था। थैंक यू।